ली थी है ना, बहुत सारी क्या नाम है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पाथ के बारे में हमने बातें कर ली थी है ना बेटा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे देखो मैंने क्या बोला था आपको कि जैसे मान लो कि हमारे पास दो रेज हैं ऐसी, ठीक है, और फिर हमने क्या करा था, एक में ऐसे ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी थी बीच में है ना बेटा। फिर हमने क्या बोला, अब मैंने क्या बोला था आपको कि अब जैसे देखो वही दो पॉइंट्स यहाँ पर लेता हूं मैं है ना, ये वाला और ये वाला, और वही दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए, ठीक है, और मैंने कह दी कि ये वाली जो लेंथ है ये टी है, ठीक, और ये जो ग्लास स्लैब है इसकी थिकनेस भी कितनी बेटा, टी। अब देखो हमसे बोला क्या गया कि मतलब हमसे कुछ बोला नहीं गया, वैसे तो हमने ये देखा कि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ ये पॉइंट हमारा ए है और ये बी है, और ये वाला पॉइंट हमारा ए डैश है और बी डैश है ना बेटा। तो हमने क्या बातें करी थी कि यहाँ पर जो हमारा फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई ए और बी के बीच में, वो कितना होता है बताओ मुझे। यहाँ पर डेल्टा फाई कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स ए से लेकर के बी तक की दूरी कितनी बोली मैंने बेटा, टी बोली थी। तो ये वाली दूरी मैं टी कह सकता हूँ क्या बताओ, ठीक। अच्छा, यहाँ पर पाथ फेज डिफरेंस क्या होगा बेटा, ए डैश और बी डैश के बीच में डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू टी। अच्छा, यहाँ पर जो हम लैम्डा लिखेंगे वो कौन सा लैम्डा लिखेंगे बेटा, एयर का लैम्डा लिखेंगे या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मान लो कि मैंने बोला कि ये म्यू है तो इसका लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा म्यू लिखेंगे है ना। ये सब बात हमने कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि अगर कोई लाइट रे चले कितना, अगर कोई लाइट रे टी चले किसमें, किसमें बेटा, ग्लास में, ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, या फिर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखते हैं इसे है ना। देखो मैंने बोला अगर कोई लाइट चले किसमें, म्यू में, किसमें बेटा, म्यू में। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई लाइट टी चले म्यू में या फिर म्यू टी चले एयर में, बात बराबर है। हाँ सर। ये सब बातें हम कर चुके थे है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई लाइट रे ए डैश से बी डैश जा रही है और ए से बी जा रही है, तो इन दोनों में कौन सी लाइट रे ज्यादा चल चुकी होगी, ये वाली, जी सर। जो रिफ्रैक्टिव, जो किसी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में है वो ज्यादा चल चुकी होगी, बहुत ऑब्वियस सी बात है ये। तो ये सारी बातें हम कर चुके थे बेटा है ना। तो फिर मैंने आपको ये भी बताया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, क्या बताया था बेटा मैंने आपको, जैसे मान लो कि हमारे पास एक वो स्क्रीन वाला कार्डबोर्ड होता था और एक कौन सा कार्डबोर्ड होता है जिसमें स्लिट्स होते थे, तो उन सब के बारे में हम बात कर चुके थे बेटा है ना। देखो कि हमने फिर मान लो कि जो भी हमारे स्लिट्स हैं उनमें हमने क्या करा बेटा, एक न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो लगा दिया और टी थिकनेस का। तो अब क्या होगा, मैंने बताया था आपको है ना बेटा कि अब यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि जो S1 से जो रे आ रही है, S1 से जो रे आ रही है, या फिर आप ये कह दो S1 से जो वेव आ रही है वो ज्यादा चल रही है, S2 से जो वेव आ रही है वो कम चल रही है। तो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो हमने बात कर ली थी बेटा ये सब है ना, कि हमने ये बोला था कि भैया सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो ऊपर बनेगा। अगर हमने ऊपर वाले पे स्लैब रखा है तो हमने बोला कि ऊपर में यहाँ पर जो हमारा पी पॉइंट होगा ये हो सकता है सेंट्रल मैक्सिमा है ना, यही बात करी थी ना बेटा हमने। हाँ सर। हाँ बिल्कुल, तो ये सारी बात हम समझ चुके थे है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब चीजें हम जानते हैं। ठीक है, आ जाओ, एक सवाल है यहाँ पर, सवाल कर दो जल्दी से। ठीक है, शिफ्ट बतानी है आपको, आपको क्या बताना है बेटा, शिफ्ट बतानी है यहाँ पर है ना। कर दो, सॉल्व कर दो जल्दी से। देखो जैसे बेटा देखो, एक सोर्स तुम यहाँ पर कह दो कि इनमें से एक सोर्स को S1 मान लो पहले, तो एक सोर्स को S2 मान लो, ठीक है, और ये कह दो डी, स्मॉल डी की वैल्यू अपने को दे रखी है, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, और स्लैब की थिकनेस दे रखी है बेटा है ना। कह रहा है कि एक स्लैब है जिसकी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर और म्यू की वैल्यू 3, मतलब
मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है, ये T1 μ1 मान लेता हूँ और इसे मैं कह देता हूँ T2 μ2। ठीक, तो तुम एक चीज कह सकते हो क्या बेटा कि ये वाला जो है हमारा, ये वाला क्या नाम है, ये वाला जो स्लैब है, इसकी वजह से शिफ्ट कितनी होगी? शिफ्ट मतलब जो रे है उसके उसमें पाथ डिफरेंस कितना आएगा बताना। सर वो पार्ट डिफरेंस को इक्वेट करके y निकाल लेंगे। हाँ, मतलब यही करना है अपने को। देखो हमसे ये पूछ रहा है, सवाल पहले ध्यान से पढ़ो बेटा, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमें सवाल को जो है वो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो जब मैं सवाल को ध्यान से पढ़ता हूँ तो S1 वाले केस में मैं कहता हूँ कि S1 की वजह से जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो म्यू माइनस वन इंटू T1 आ रहा है, और S2 की वजह से जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, म्यू टू माइनस वन इंटू T2। ये पाथ डिफरेंस आ रहा है। अब तुम सोचो, फिर यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं बेटा, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। तो पहले सेंटर मतलब जब ये स्लैब नहीं रखा था तब यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा था। अब जब हमने स्लैब रख दिया तो जरूरी थोड़ी है यहीं पर होगा सेंट्रल मैक्सिमम। हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा फ्रिंज पैटर्न है वो कितना शिफ्ट हुआ। अब मान लो कि जब ये ग्लास स्लैब नहीं था तो मैंने बोला कि यहाँ पर मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है। तो जब ग्लास स्लैब रखने के बाद अगर मुझे पता लग जाए कि मेरा सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर है, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि मतलब कितना शिफ्ट हुआ फ्रिंज पैटर्न? क्योंकि जितना सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ होगा उतना ही पहला भी, फिर दूसरा भी, फिर तो ये शिफ्ट हो जाएगा ना बेटा ये सब। अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा के शिफ्ट की बात निकाल लोगे तो फिर आगे भी चीजें निकलती चली जाएंगी अपने आप ही। बताओ ये चीज समझते हो या नहीं समझते, ये बताओ मुझे पहले। हाँ, 1.5 माइक्रोमीटर आ रहा है बेटा, हो बिल्कुल सही होगा आपका जवाब, वो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, वो नहीं कह रहा मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला कि ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है। मान लो कि मैं कहता हूँ मेरा सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ा शिफ्ट हो गया, ऊपर चला गया इधर, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर चला गया इसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस आता है वो कितना आता है बेटा? इसकी वजह से पाथ डिफरेंस कितना आता है? अगर ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो इसकी वजह से पाथ डिफरेंस कितना आता है? म्यू माइनस वन टू टी इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। वो तो तब आता है ना जब म्यू माइनस वन इंटू टी। वो तो मैं कह रहा हूँ कि एक के पास स्लैब जब नहीं होता, जब दोनों तो में सर स्लैब है तो वही तो कर एक रहे ही। हैं। हाँ, जब पहले एक एक स्लैब को इग्नोर करके उसका शिफ्ट निकालेंगे, फिर दूसरे को इग्नोर करके उसका शिफ्ट निकालेंगे, फिर नेट को हम माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे, हाँ सर, बिल्कुल उससे कर सकते हैं। हाँ सर, नेट नेट ऐसे आ ही हो रहा जाएगा। है। देखो बेटा, ऐसे भी कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो ऐसे भी। मैंने बोला मेरा, मैं समझा रहा हूँ आपको ये चीज, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। मैंने ठीक बोला है कि सर, ठीक मान है। लो कि हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमम है वो यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो गया, तो उस केस में मैं एक चीज कह सकता हूँ क्या कि जो वेव यहाँ से आ रही होगी और जो वेव यहाँ से आ रही होगी, दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। यस सर। दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो एक यहाँ यहाँ भी स्लैब रखा है और यहाँ भी स्लैब रखा है, तो इन दोनों स्लैब रखने की वजह से जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, एक की वजह से ये आ रहा है, दूसरी की वजह से ये आ रहा है। आ रहा है ना बेटा? और एक जो हाँ ये सर। और ये दोनों रे जितना चले हैं उसकी वजह से भी तो कुछ आएगा। म्यू माइनस वन इंटू T1 एक्चुअल में है क्या? म्यू माइनस वन इंटू T1 जो है बेटा ये है क्या एक्चुअल में? ये है कि अगर यहाँ से चल रही है ये, मतलब ये जो रे है हमारी, ये अगर इधर से चल रही है तो ये रे यहाँ पर चली तो भले ही T1 है, लेकिन एक्चुअल में म्यू माइनस वन इंटू T1 ज्यादा चल चुकी है ये यहाँ से पास होने की वजह से, और यहाँ से पास होने की वजह से ये म्यू टू माइनस वन इंटू T2 ये ज्यादा चल चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं इस जगह की बात करूं, इस जगह पे इन दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा बेटा? इन दोनों रेस के बीच में अगर मैं इस पॉइंट को पी कह देता हूँ तो ये जो दोनों हमारे रेस हैं, दोनों वेव्स जो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा बताओ मुझे, कितना होगा? बोलो। सर दोनों शिफ्ट, दोनों को माइनस कर देंगे। और सर मैं वो, शिफ्ट की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं कह रहा हूँ कि नहीं अभी सर, मान शिफ्ट की क्या कह रहा हूँ मैं। अभी सर मैं मान तो लो इसको थोड़ी देर कह के रहा लिए हूँ। ग्लास स्लैब नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो ग्लास स्लैब नहीं है, तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होता है? डी वाई बाई डी जीरो। होता है। टी वाई क्या बाई हाँ बात है? टी। यहाँ पी पॉइंट पर अगर ये वाई है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा?
S2P माइनस S1P इज इक्वल टू कितना होगा बताना? स्मॉल dy dy बाय by कैपिटल d। D। dy बाई डी होता है ना बेटा इस P पॉइंट पर। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि देखो एक रे ये S1 चली और ये S2 चली, ठीक है। अब सोचो कि इन दोनों रे के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो इतना है। मुझे P पॉइंट की बात करनी है, तो P पॉइंट के लिए अगर अगर मुझे पाथ डिफरेंस की बात करनी है P पॉइंट पे, सिंपल बेटा, अभी मुझसे नहीं पूछा गया कि क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, अभी मैं बस ये कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे। अभी सवाल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। अभी मैंने तुमसे पूछा कि अगर ये स्लैब नहीं है, अगर ये दोनों स्लैब नहीं है, तो एक रे S1 पी जाएगी और एक रे S2 पी जाएगी, तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? dy बाई डी। हाँ सर। ठीक है। अब तुम एक चीज बताओ मुझे कि अगर मुझे इस P पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा की बात करनी है, तो डेल्टा x जो होगा P पॉइंट पर वो कितना होगा? 0 होगा। हाँ सर। तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ क्या? S1P, सुनना ध्यान से, S1P प्लस S1P प्लस μ1 माइनस 1 इंटू T1। ये जो S1P रे है वो इतनी चली होगी। हाँ सर। S2P वाली रे कितनी चली? S2P प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2 इतनी चली S2 वाली रे। हाँ सर। और S2P इतनी और प्लस इसमें dy बाई डी भी आएगा क्या बेटा? क्योंकि ये रे dy बाई डी भी तो चली है एक्स्ट्रा। हाँ सर। हाँ। तुम नहीं समझ रहे मेरी बात बेटा, बताओ, बोलना बोलना पड़ेगा तुम्हें, अरे बताना हाँ पड़ेगा। सर, हाँ हाँ हाँ। समझ आई ना बात? ये तो एक तो हाँ मैंने ये वाला कहा तुम्हें कि S2P माइनस म्यू, देखो ये वाली रे कितना चली है? एक तो S2P चली ही चली है, ये दूरी ऊपर से इसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस हो गया वो, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब एक्चुअल में मुझे यहाँ पर ये ऐसे लिखना चाहिए, ये वाली चीज यहाँ नहीं लिखनी चाहिए। मुझे ये लिखना चाहिए कि S2P प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2, ठीक है, माइनस S1P माइनस μ1 माइनस 1 इंटू T1, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। बोलो, ये बात समझ आ रही है तुम्हें या नहीं आ रही? ये मैंने किसी भी जनरल P पॉइंट के लिए लिखा है बेटा। अगर मैंने यहाँ दोनों जगह ग्लास स्लैब लगा दिया तो मैंने ये किसी भी जनरल P पॉइंट के लिए ये चीज लिखी है, ये पाथ डिफरेंस लिखा है मैंने। मतलब अगर मैं इसे इक्वल टू 0 अभी नहीं लिखूं, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि S2P प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस S1P प्लस μ1 माइनस 1 इंटू T1, ये हमारा हो गया डेल्टा x। ठीक है, किसी भी पॉइंट P पर डेल्टा x ये हो गया। हुआ या नहीं हुआ बताओ मुझे? सर, बट अभी तो आपने वो कहा गया फिर डी साइन थीटा वाली वो टर्म। बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ बेटा, वो भी बता रहा हूँ, वो भी बताऊंगा, वो आएगा अभी, अभी आ जाएगा दोबारा वो। ठीक है, उसके लिए चिंतित होने की बात नहीं, वो दोबारा आ जाएगा। ये बोला मैंने कि ये मेरा क्या है? S2P प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2, ये है क्या एक्चुअल में बेटा? जो ये रे जितनी चली है एक्चुअल में, और ये रे जितनी चली है एक्चुअल में वो ये वाला है। अब इसमें मैंने म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी क्यों जोड़ा? क्योंकि इंटरफेरेंस जो हो रहा है बेटा वो कहाँ पर हो रहा है? एयर में हो रहा है। तो मुझे एयर के पाथ, एयर के हिसाब से पाथ की बात करनी पड़ेगी कि S2 वाला जो हमारा वेव है वो कितना चल गया, S1 वाला वेव कितना चल गया, इसके बारे में बात करनी है अपने को। तो ये मेरा डेल्टा एक्स आया या नहीं आया बताओ? यहाँ तक बात सबको समझ आई है? हाँ सर। ठीक है, तो जो डेल्टा एक्स की बात अगर मैं कर रहा हूं, अगर मुझे सेंट्रल मैक्सिमा की बात करनी है, तो डेल्टा एक्स 0 होना चाहिए। बोलो, जी सर। बिल्कुल 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक और चीज लिखता हूँ बेटा कि जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू अब मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, अब इसे, ये वाला जो ब्रैकेट है इसे ओपन कर दो, तो क्या लिखोगे बताओ? S2P माइनस S1P, इसे तो मैं एक साथ ले आता हूँ, S2P माइनस S1P को मैं एक साथ ले आता हूँ, प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस μ1 माइनस 1 इंटू T1। ये मेरा डेल्टा एक्स हो गया, बताओ या नहीं हुआ? हाँ सर।
Yes, sir. ये हो गया हमारा डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। और अगर इस पी पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, तो S2P माइनस S1P कितना होगा? यही तो है dy by dy d। by d. हाँ सर। dy by d प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस μ1 माइनस 1 इंटू T1, ये डेल्टा एक्स के बराबर है। और अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ तो डेल्टा एक्स कितना होगा? 0 होगा क्या? जी सर। तो होने के लिए क्या बन जाएगा मेरे पास बताओ? μ2 माइनस 1 इंटू T2 प्लस dy by d इज इक्वल टू μ1 माइनस 1 इंटू T1। समझ आई बात ये? जी सर। अब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं वो पुट करो, और पुट करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास y की वैल्यू आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब कितनी? दो चीजें हो सकती हैं, सुनो मेरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो बेटा। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, तुम्हारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बताओ, हो सकती है ना? अगर अगर ये वाला टर्म छोटा हो गया इस वाले टर्म से, अगर इधर वाला टर्म बड़ा हो गया, जैसे इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ पता है तुम्हें? देखो, इसे मैं एक और तरीके से ये लिख लेता हूँ। देखो, इसे मैं लिख लेता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ कि ये x2 है, और इसे मैं कह देता हूँ कि ये x1 है। तो मैंने लिखा क्या बेटा? dy by d इज इक्वल टू, dy by d की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई बताओ? x1 माइनस x2। क्या आ गई है? x1 माइनस x2 आ गई ना बेटा, x1 माइनस x2। तो जी सर। ये जो x1 माइनस x2 है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, अगर तुम्हारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि जो ये P पॉइंट होगा वो ऊपर होगा। अगर इस y की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो तुम कह दोगे कि P पॉइंट जो है वो नीचे। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरी चीज देखो बेटा, जब भी हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं ना, तो हम पाथ डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें मतलब पाथ डिफरेंस मेनली हम देखते हैं, क्योंकि हमें पता है ना बेटा कि मैक्सिमा के लिए हम क्या लिख सकते हैं और मिनिमा के लिए क्या लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ? मैक्सिमा के लिए क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स जो है वो क्या क्या होगा बेटा? 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। और मिनिमा के लिए क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बाय 2। डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, जो भी हम आगे तक कुछ भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो इसने हमसे सवाल यही पूछा था बेटा कि जो हमारा पैटर्न है वो शिफ्ट कैसे हो जाएगा। अब तुम सोचो कि यहाँ पर ये जो मैंने स्लैब लगाई है, इस स्लैब की वजह से पाथ डिफरेंस, एक S1P S2P, देखो मुझे मेनली पाथ डिफरेंस के बारे में ही बात करनी है बेटा। ठीक है, क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर मैक्सिमा की बात करनी होती है तो लैम्डा बाई 2 होता है, मिनिमा की बात करनी होती है तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, ये सब होता है पार्ट डिफरेंस। और वही अगर मैक्सिमा की बात करनी हो तो डेल्टा एक्स जो होता है वो लैम्डा होता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं S2P और S1P की बात करता हूँ, तो आप कोई सा भी ले लो। जैसे मान लो कि यहाँ एक लगा दिया हमने, यहाँ एक लगा दिया। ठीक है, अभी मान लो कि मैंने कहीं एक ही लगाया होता, तो सिंपली आपको ध्यान क्या रखना है? डेल्टा एक्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? डेल्टा एक्स। तो सबसे पहले आप डेल्टा एक्स लिखो इस तरह से। ठीक है, अब जिस भी पॉइंट की बात कर रहे हैं वो कोई सा भी आप पॉइंट जनरल लेके बात करो ऐसे। फिर उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाएगा कि आप बताओ मुझे कि इस पी पॉइंट पर क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो इसके लिए आपको y की वैल्यू गिवन होगी। तो y की वैल्यू गिवन होने से आप क्या कर सकते हो? S2P माइनस S1P निकाल सकते हो, और ये वाली जो चीजें हैं इसे भी सबट्रैक्ट हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो S2P माइनस S1P अगर 0 हो गया, S2P माइनस S1P अगर 0 हो गया, तो अब जो हमारा डेल्टा एक्स है वो किसके वजह से होगा बेटा? बस इन्हीं दोनों की वजह से, है ना? तो अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे सवाल में कि हमारे पास क्या है। मेन देखो, हमारा काम सिर्फ यही है बेटा कि पाथ डिफरेंस निकालना, और कोई काम नहीं है। ठीक है, अगर हम पाथ मतलब कोई भी सवाल आपको मिले, कैसा भी सवाल मिले, आप एक बार ढूंढना उसमें कि पाथ डिफरेंस में किसी जुगाड़ से निकाल सकता हूँ क्या। अगर आपने पाथ डिफरेंस निकाल लिया तो फिर उसके बाद आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात सबको? कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ मुझे, और जिसको लिखना है लिख लो बेटा। सर आंसर क्या था इसका? आंसर तो बेटा मुझे याद नहीं है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना, यही लगाया था क्या तुमने पिछली बार भी? सर ये वाला तो नहीं लगाया, बट सर वो मैंने सर अलग डेढ़ तरीके से mm ही आ किया रहा है। है।
डी वाई बाई डी छोड़ दिया होगा तुमने। नहीं सर, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया नहीं, मैंने सर अलग से किया, अलग तरीके से किया है। बेटा तरीका कोई भी हो, तरीका करने का तो यही है, मतलब तरीका तुमने जो भी अलग लगाया, कॉन्सेप्ट तो यही यूज किया होगा ना। हाँ सर, जैसे आपने इसमें दो दो वो ग्लास स्लैब एक बारी में ले लिए ना, मैंने एक ग्लास स्लैब एक बारी में लिया था। ठीक है, फिर उनको माइनस कर उसके दिया बाद फिर बाद उनकी में। उनकी तरफ, जैसे सर मान लो अभी एक ग्लास स्लैब को भूल जाओ आप, एक ग्लास स्लैब है हमारे पास, एक नहीं है, तो उसके वजह से शिफ्ट जो आएगी वो निकाल ली। फिर सर जिस वजह से हमने शिफ्ट निकाली थी पहले, उस ग्लास स्लैब को भूल जाओ, फिर दूसरा ग्लास स्लैब कंसीडर करो, उसकी वजह से शिफ्ट आ रही है, उसको निकालो। फिर जो नेट शिफ्ट होएगी ना, वो सर उन दोनों को माइनस करो तो सर नेट शिफ्ट वो आएगी। तो ये फिर तुमने यहाँ पर डी वाई बाई डी यूज कहाँ किया बेटा? गलत होगा फिर आंसर। नहीं सर, 1.5 mm ही नहीं आ रहा है सर, मेरा। यूज तो किया आपने, कल लिखवाया था ना फॉर्मूला y डी बाई डी माइनस म्यू हाँ माइनस सर, उसी से 1 तो टी। y निकला है सर, उसी से तो y निकला हाँ है। सर। अच्छा, हाँ फिर तो ठीक है बेटा, फिर ठीक, मतलब मुझे ये लगा कि तुमने ये यूज ही नहीं किया, तुमने बस ये दोनों सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, ये सर ये नहीं किया, ये नहीं किया सर। हाँ तो अगर अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है और फिर जो पाथ डिफरेंस आ रहा है उसे डी वाई बाई डी के इक्वल किया है, तो फिर सही है तुम्हारी बात, बिल्कुल हाँ सही सर। है, तो हाँ फिर सही है। तो बेटा वही चीज, तो तभी तो यही मैं कह रहा था ना कि देखो, ये जो डी वाई बाई डी है ये क्या है, ये डी वाई बाई डी जो पाथ डिफरेंस आ रहा है ये पाथ किसकी डिफरेंस। वजह से आ रहा है? ये इन दोनों रेज की वजह से, मतलब खुद अच्छा, जो हाँ सर। ट्रेवल कर रहे हैं वो, और ये म्यू माइनस वन इंटू टी वन, म्यू माइनस टू इंटू टी टू, ये पाथ डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? इन दोनों स्लैब की वजह से। तो नेट पाथ डिफरेंस जो होगा इन दोनों की वजह से, वो रेज की वजह से जो पाथ डिफरेंस होगा, वो हाँ दोनों सर। अगर बराबर हो जाएंगे तो उस जगह पे सेंट्रल मैक्सिमम बन जाएगा, जी सर जी। है ना? तो ऐसे ही कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, बिल्कुल सही। ठीक है, हो गया सबका जी ये? सर। आ जाओ। अब देखो ये ऑब्लिक इंसिडेंस की बात करिए बेटा, इसमें कोई खास बात नहीं है, आप बस सुन लो मेरी बात एक बार, ठीक है? अब जैसे ये ऑब्लिक इंसिडेंस की बात कर रहे हैं बेटा, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार, है ना, थोड़ा सा कि अगर हम ऑब्लिक इंसिडेंस की बात करते हैं ना बेटा, तो उसमें थोड़ा सा एक फर्क आता है। जैसे अभी तक हम जैसे कर रहे थे सवाल, वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस क्या आएगा वो बताता हूँ मैं। देखो जैसे अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो क्या आएगा, देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक ऐसा ऐसे स्लैब है, तो स्लैब क्या है, मतलब ये तो हमारा YDSC का सेटअप है बेटा वैसे तो, है ना? और इस सेटअप में हमने क्या किया कि जो रोशनी अब जो गिर रही होगी ना, वो रोशनी गिर रही होगी अब पैरेलली। जैसे पहले हम क्या करते थे, शुरू में जब मैंने आपको YDSC बताया था, तो हम क्या कर रहे थे बेटा, यहाँ पर सोर्स रख देते थे, है ना? तो जो अगर मैं कहता हूँ कि ये वाली स्लिट हमारी S1 है और ये वाली स्लिट अगर S2 है हमारी, तो जो हमारा जो भी आता है, कौन जो रेज जो भी आती हैं यहाँ S से जो भी रेज आती हैं, तो S1 और S2 तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता। यही बोला था ना मैंने जी कि सर जी। S1 और S2 तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अब अगर लाइट इंफिनिटी से आएगी, आप ऐसा सोचो कि अगर ऑब्लिक इंसिडेंस की बात करते हैं हम, तो ऑब्लिक इंसिडेंस में क्या होगा बेटा, लाइट इंफिनिटी से आएगी। लाइट कहाँ जी से सर। आएगी? इंफिनिटी से ही आएगी ना। मैंने बोला कि देखो ये जो लाइट है ये इंफिनिटी से आ रही है। इंफिनिटी से आने का क्या मतलब है बेटा, कि एक पैरेलल बीम हमें मिल रही है ऐसी, ठीक है, और ये वाला एंगल इसने दे दिया अपने को थीटा, ठीक है? तो पहले ये हो रहा था कि S1 और S2 तक, अगर लाइट रे सोर्स S से अगर जा रही है, तो S1 और S2 तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं मिलता था अपने को। मिलता था क्या बेटा? कोई पाथ डिफरेंस नहीं मिलता था ना। लेकिन अब जब लाइट ऐसे आ रही है, तो अब S1 और S2 के बीच में मतलब इंटरफेरेंस जो हो रहा है, मतलब S1 से S2 से जाने के से पहले, क्या यहाँ पर मुझे एक पाथ डिफरेंस मिल जाएगा? बताओ मुझे। हाँ आप ऐसा सर। कह सकते हो क्या कि ये वाली जो मतलब जो ये रे है, जो S2 पर जो रे आ रही है, वो रे ज्यादा चली होगी S1 से? जी सर। यस सर। पक्की बात है ना ये, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, कि जो रे S1 पर आ रही है और जो रे S2 पर आ रही है, तो वो इतना ज्यादा चली होगी। अब ये कैसे निकालोगे बताना? अगर मैं स्लिट के बीच की दूरी अगर मैं d लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बेटा, स्लिट्स के बीच की दूरी अगर मैं स्मॉल d लिखता हूँ, तो देखो ये वाला एंगल बेटा थीटा है, ये एंगल कितना है बेटा, थीटा है ना, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा क्या? यस या सर। 90 हाँ माइनस, सर। हाँ
ये एंगल थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा? 90 माइनस थीटा होगा बेटा ये एंगल। सर इसके नीचे वो दूसरे वाला कह रहा हूँ ना। मतलब अगर यहाँ से एक लाइन पैरेलल बना दो इसके तो फिर वो थीटा हो जाएगा। वही तो। मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा। जैसे मान लो कि अगर मैं ये लाइन बना देता हूँ ना, तो अब ये वाला एंगल थीटा होगा अपना। कौन सा? जो तुम हाँ कह रहे थे जिसपे। हाँ हाँ वही वाला। ये वाला एंगल थीटा होगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये क्या है एक, मतलब ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो अगर ये वाला अगर ये इस पे थीटा पे आ रहा है ट्रांसवर्स हो तो जाएगा ना। ये भी इस पे थीटा। हाँ बिल्कुल, ये भी थीटा ही होगा। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। अब सोचो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना बेटा। हाँ इसके तो ठीक है। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल मैं कह सकता हूँ क्या थीटा है ये। एक मिनट। परपेंडिकुलर बेटा, हाँ परपेंडिकुलर। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो अगर ये थीटा तो ये कितना, ये डी साइन थीटा। मतलब S2 से चलने वाली रे पहले ही ज्यादा चल चुकी है। ठीक है, और अब बात करते हैं बेटा इनके इंटरफेरेंस की। अब जैसे मान लो कि मैंने बोला कि इनका इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। जैसे इस पॉइंट की बात करते हैं पहले। ठीक है, पहले सेंट्रल मैक्सिमा की एक बार बात करते हैं। तो क्या जहां पर पहले सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था वहां पर बनेगा क्या अभी सेंट्रल मैक्सिमा बेटा? बताओ बताओ। पहले जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, क्या अब वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा? नहीं सर। नहीं बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा बेटा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इतना सोचने की कोई बात ही नहीं है। क्यों नहीं बनेगा सर सेंट्रल मैक्सिमा, मैं पहले बताऊं ही तुम्हें। हाँ, डिफरेंस आ क्योंकि गया ना। पहले से पाथ डिफरेंस है। अगर सेंट्रल मैक्सिमा बनना है तो दोनों रेस के बीच में पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए ना। लेकिन जब ये हाँ S1 और S2 पर पहुंच रही है तो पहले से इन दोनों के बीच में डी साइन थीटा का पाथ डिफरेंस है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो रे S2 से जा रही है ये ज्यादा चल चुकी है और ये कम चली है। हाँ सर। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा की बात करनी है मुझे, तो मैं क्या कहूंगा कि अब ये रे ज्यादा चल चुका है, ये कम चली, तो अब इसे ज्यादा चलना चाहिए और इसे कम चलना चाहिए अगर मुझे सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्टेन करना है तो। मतलब कि S2 वाली रे जो है वो ज्यादा चली है और S1 वाली जो रे जो है वो कम चली है। तो सर ऊपर की तरफ शिफ्ट होएगा, नहीं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ शिफ्ट होगा बेटा, हाँ नीचे की तरफ शिफ्ट नीचे की होगा तरफ, हाँ बिल्कुल। सर नीचे की तरफ। बिल्कुल नीचे की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है बताना मुझे। सर वो S1 को क्योंकि जैसे सर सर दूसरे को बैलेंस ज्यादा करने के लिए चलना पड़ रहा S1 है। को ज्यादा चलाना पड़ेगा ना, और S2 कम बिल्कुल डिस्टेंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये कहा जा रहा है अपने को कि अब देखो अब ये वाली रे ज्यादा चल चुकी है बेटा, तो अब इसे कम चलना चाहिए और इधर वाले रे को ज्यादा चलना चाहिए। तो अब यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा पर तो दोनों बराबर चल रहे थे। अगर इसे ज्यादा चलना है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अब जो इंटरफेरेंस इधर कहीं होगा। तो यहाँ हाँ कहीं सर। सेंट्रल मैक्सिमा मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पर कहीं सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। बोलो। तो अब सर ये पॉइंट जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर मैं ये वाली लेंथ y कहता हूँ। तो अब देखो बेटा, अब सुनना ध्यान से कि अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि अब ये वाला जो अपना सेंट्रल मैक्सिमा है, अब जो पाथ डिफरेंस होगा वो तो ये वाला होगा। ये वाला पाथ डिफरेंस, अब ये वाली रे ज्यादा चल रही है और ये वाली रे कम चल रही है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो मैं कह सकता हूँ क्या कि यहाँ पर मेरा जो मतलब यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है और यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है ये दोनों अगर बराबर हो गए तो मैं कह सकता हूँ क्या कि इस पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा। बोलो। हाँ सर। कह सकता हूँ ना कि इस पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा अगर, क्योंकि ये वाली रे पहले जो नीचे वाली रे थी वो ज्यादा चल रही थी, अब ऊपर वाली रे ज्यादा चल रही है। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें तो दोनों रे बराबर चलनी चाहिए तभी तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। तो बेटा तो जी सर। हाँ ये जितना ज्यादा चल गई पहले उतना ही बाद में अगर ये ज्यादा चल जाएगी तो मैं कह सकता हूँ सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा बताना, पार्ट डिफरेंस। इसकी वजह से पार्ट डिफरेंस क्या लिखते हैं बेटा, dy बाई डी। ये किसके बराबर हो जाएगा बताना, ये बराबर हो जाएगा डी। डी साइन थीटा। बिल्कुल। समझ आ गई बात अपने को या नहीं है बताओ मुझे। जी सर। ओके। तो ये एक जरूरी चीज है बेटा, ठीक है, ये अपने ध्यान में होनी चाहिए। इसके सवाल वगैरह तुम्हारी शीट में है, ठीक है, करना तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी एंगल को भी यहाँ ये थीटा हो जाता है, इधर वाला एंगल अब थीटा डैश ले लेते हैं तो ये हमारा सीधे सीधे डी साइन थीटा और डी साइन थीटा डैश इस तरह से हम कर लेते हैं चीजें। ठीक है।
सर 1 मिनट सर। सर ये साइन थीटा जब हम सिंपल करते थे जिसमें इन्फिनिट सोर्स नहीं आती थी, तो तब भी तो साइन थीटा y/d के बराबर आता था। बेटा दोनों केस में वो तो वहां पर तो हम अप्रोक्सीमेशन वगैरह लेके करते थे ना हाँ बेटा। सर, वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन थी। हाँ, क्योंकि सर साइन थीटा और टेन थीटा को इक्वल करते हैं ना, तो वो हाँ y/d हाँ आता था। टेन थीटा बिल्कुल तो साइन थीटा भी उतना आता था। सर यहाँ पर भी वैसे ही आ रहा है। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही आएगा। देखो तुम्हें बस ये ध्यान में रखना है ना कि जो हमारा ये पाथ डिफरेंस आ रहा है ना, एक इन दोनों रेस के बीच में और एक फिर यहाँ से जो आ रही है वो, ये दोनों पाथ डिफरेंस बराबर होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अगर वही अच्छा बात कह हाँ रहे सर, हैं ठीक है हाँ, ठीक है। ये वाला और ये वाला पार्ट डिफरेंस। बेटा देखो ये एक सवाल है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, घर से करके आना सर अपने। अगर वो उसको ऊपर आज नीचे सिलेबस करेंगे तो खत्म फिर हो। वो उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी ना, जो आप हाँ वाइट हाँ लाइन से बना हाँ रखी है। बिल्कुल। ठीक बेटा है। ये वाला है, इसे वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका होमवर्क में करके लेके आना जल्दी। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ले लिया क्या सबने? हाँ सर। बहुत अच्छे। अब आ जाओ थोड़ी सी बात करते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, खत्म करते हैं। आखिरी आखिरी टॉपिक है बेटा ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस वाला जो है ना हमारा, ये सबसे आखिरी टॉपिक है। ठीक है, तो थोड़ा मैं तुम्हें 2-4 चीजें बताता हूँ पहले इससे। ठीक है, देखो हमें क्या बोला जाता है बेटा, जैसे मान लो कि हमारे पास एक ऐसा कुछ वो है ऑब्स्टेकल। ठीक है, सुनना ध्यान से मेरी बात। यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, एक ऑब्स्टेकल है। ठीक है, या फिर आप मिरर कह लो, जो भी आप जो भी कह लो। तो होता क्या है पता है आपको, कि जब इसके ऊपर वेव टकराती है ना, जैसे दो वेव टकराएंगी, एक ये वेव और एक ये दूसरी वेव, दो तरह की वेव। जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की बात करी ना बेटा, तो एक को मैं कह देता हूँ कि ये ट्रांसवर्स वेव है, और ये मैं कह देता हूँ कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ बेटा। ठीक है, ये पढ़ाते हैं ये सारी चीजें, है ना। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा कि जब ट्रांसवर्स वेव किसी डेंसर मीडियम से टकराती है ना, तो होता क्या है पता है आपको, डेंसर मीडियम से टकरा के जब ये वापस जाती है ना, जैसे मान लो कि ये एक तो हमारी ये इंसिडेंट है, अब चूंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस है तो इसी के रास्ते वापस जाएगी। अब मैं जो इसका वापस जाने वाला रास्ता है वो ये बना देता हूं। मतलब आप ऐसे सोचो कि जो वापस जाने वाला रास्ता है इसका वो कुछ और है। ठीक है, मतलब सर ये ऐसा वो कुछ। पाई का डिफरेंस वाला है क्या? हाँ, ये पाई का डिफरेंस वाला ही ठीक है। है ना, ये वही वाली चीज है कि अगर अगर कोई ट्रांसवर्स वेव, क्या बोला मैंने बेटा, अगर कोई ट्रांसवर्स वेव किसी डेंसर मीडियम से टकराती है, तो टकरा के जब ये वापस जाने लगती है तो इसमें क्या होता है पता है आपको, पाई का फेज डिफरेंस। कितने का फेज डिफरेंस बेटा? पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, थोड़ा ये बस ध्यान रखना, क्योंकि अब इसका एग्जांपल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल क्या है बेटा, साउंड, और ये ट्रांसवर्स का एग्जांपल क्या है, लाइट। ट्रांसवर्स में होती है ना लाइट, पता होगा आपको। जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम कहते हैं, लेकिन ये ट्रांसवर्स भी होती है ना। तो बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यहाँ पे, कि जब कोई भी ट्रांसवर्स वेव किसी भी डेंसर मीडियम से टकराती है इंटरफेस से, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है ना उसमें पाई का फेज डिफरेंस आता है। अब जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जैसे बेटा सोचो आप कि ये हमारा एक वो है मिरर, मान लो आप सिंपल सा। ठीक है, आप सिंपल सा इसे मिरर मान लो। ठीक है, तो मिरर से भी जब लाइट टकरा के वापस जाती है ना बेटा, तो इसमें भी पाई का फेज डिफरेंस आता है। समझ रहे हो मेरी बात, कि यहाँ पे भी जब लाइट टकरा के जाती है ना, तो इसमें भी पाई का फेज डिफरेंस आता है। मतलब मान लो कि जैसे एक लाइट आई ऐसे, ठीक है, और फिर ये वापस भी जा रही है ऐसे। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा। ये वाली रे और ये वाली रे, इन दोनों रेज में पाई का फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब अगर ऐसे आप बात करो किसी एक जगह पे आप इंटरफेरेंस की अगर आप बात कर लेते हो मान लो, ठीक है, तो उस समय पे हमें यही यही कहा जाता है कि अभी समझाऊंगा मैं आपको ये चीजें, है ना। बस आप सिंपल सी एक ये बात ध्यान रखो कि जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से टकराती है,
तो पाई का फेज डिफरेंस आता है रिफ्लेक्टेड लाइट। अब देखो एक चीज हम जानते हैं ना बेटा कि अगर रोशनी कहीं पर फॉल हो रही है या फिर कोई भी वेव कहीं पर फॉल हो रहा है तो यहाँ पर तीन चीजें होती हैं क्या, यहाँ पर तीन चीजें होती हैं, क्या क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होता है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन भी होता है। इस रिफ्रैक्शन को ही हम ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें होती हैं। तो इसमें से जैसे मान लो कि मैंने आपको क्या बोला कि मान लो कि हमारे पास एक ऐसा कोई वो है, एक कोई भी मतलब एक कोई स्लैब रखा है मैंने, मान लो अब ये ग्लास का है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, मतलब ऐसे नॉर्मल किसी भी मटेरियल का मैंने बोल दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे टकराएगी ये, मान लो रोशनी आई ऐसे, ठीक है। तो कुछ इसका जो कुछ पार्ट होगा बेटा, ये एक्चुअल में है क्या, ये जो यहाँ फॉल हो रही है ये क्या फॉल हो रही है? एनर्जी, है ना। आपने पढ़ा होगा बेटा 11वीं क्लास में, कौन सा चैप्टर था यार वो, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन वाला, हीट ट्रांसफर वाला चैप्टर। उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो भी एनर्जी किसी बॉडी के ऊपर फॉल होती है ना, तो उसमें से कुछ पार्ट वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर देती है और कुछ पार्ट वो क्या करती है बेटा, रिफ्लेक्ट कर देती है। पढ़ा था ना हमने। तो इसी में से जैसे मान लो कि ये जो भी वेव आ रही है इसमें से जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा ना बेटा, जैसे मान लो कि ये एक वेव आ रही है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका वो कुछ ऐसा है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में क्या होगा बेटा, पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो पाई का फेज डिफरेंस हमें क्या बताता है बेटा कि अगर फेज डिफरेंस पाई का है तो पाथ डिफरेंस कितना का होगा? फेज डिफरेंस अगर पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बताना बेटा, लैम्डा बाई टू। कितने का पाथ डिफरेंस? लैम्डा बाई टू, क्योंकि 2 पाई पे लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता है ना बेटा। फिर तुम बोल नहीं रहे यार, फिर ऐसे लगता है बेटा कि बस मैं पढ़ा रहा हूँ और खुद को ही कि हाँ ठीक है मैं जो बता रहा हूँ वो मैं समझ रहा हूँ, तो हाँ समझ रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, तो फिर मैं क्या बोलता क्या चला सर? जाऊंगा। मैंने बोला कि अगर फेज डिफरेंस पाई है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू है, ये बात समझ आई अपने को या नहीं आई? यस सर। तो फेज डिफरेंस पाई है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। अब तो देखो थोड़ी सी बात करता हूँ मैं आपसे थिन फिल्म इंटरफेरेंस के बारे में, आखिर होता क्या है। जैसे देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहाँ देखा होगा आपने, जैसे कई बार क्या होता है बेटा कि कुछ फैक्ट्री वगैरह के आसपास जाते हो आप, तो वहां पर क्या होता है कि जो हमारा क्या नाम है, जो जैसे जिस नाले से पानी बह रहा है मान लो, ठीक है, उस नाले में वो भी बह रहा है कुछ, जो भी उसमें वेस्ट है, किसी फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो भी बह रहा है मान लो, तो उसमें ऑयल वगैरह होती है ना, क्योंकि क्या नाम है उसका बेटा, कोई भी चीज अगर आपको स्मूथ करनी है तो उसमें ऑयल डालते हैं ना, जैसे गाड़ियों में भी बहुत जगह पिस्टन सिलेंडर में ऑयल होता है ना। तो होता ये है कि जब वो बाहर रिजेक्ट होती है ना सारी चीजें, जितने वेस्ट मटेरियल जब बाहर रिजेक्ट होते हैं, तो होता ये है कि पानी के ऊपर एक लेयर जम जाता है ऑयल का, पानी के ऊपर एक ऑयल का लेयर जम जाता है, तो वो जो लेयर जम जाता है उसकी वजह से थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। मतलब ऐसे सिंपल सी बात, जैसे आपने कभी देखा भी होगा कि कहीं कहीं पर जब बारिश वारिश हो जाती है बहुत ज्यादा, और कहीं मान लो कि तेल वेल अगर कहीं सड़क पर है, ग्रीस वगैरह कुछ भी उस तरह की चीजें है ना, जो पानी के ऊपर आ जाती हैं, तो पानी अब वो रंगीन थोड़ी थोड़ी दिखने लगती है बेटा, रोशनी पड़ती है तो वो थोड़ा लाल पीला इस टाइप का दिखने लग जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो फेनोमेना है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है थिन फिल्म इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको थिन फिल्म इंटरफेरेंस आखिर क्या आ होता जाती है है? बेटा। जो जैसे व्हाइट लाइट फॉल होती है ना, तो वो लाल पीला दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा, एक्चुअल में होता नहीं है वो, एक्चुअल में होगा वो ऑयल ही, लेकिन जब उस पर बहुत तेज रोशनी पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा चमकने सा लगता है ना, थोड़ा थोड़ा लाल टाइप का अच्छा, दिखने लगता है। देखा है तुमने कभी? अरे याद नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट कर लेना, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ऑयल जमीन पर बिछा देना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल एक छोटे बिल्कुल छोटे से एरिया में, और सनलाइट आएगी, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट,
ओके देखो सर। देखो ध्यान से देखो सभी लोग, देखो यहाँ देखो बेटा क्या है कि अब मान लो कि मैंने बोला कि यहाँ पर ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जो भी यहाँ पर है, जो भी फिल्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और थिकनेस मैंने मान लो टी मान ली मैंने, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी टी है, बहुत छोटी होती है बेटा, ये ध्यान रखना आप। और मैंने बोला कि यहाँ से दोनों तरफ एयर है बेटा, दोनों तरफ जो मीडियम है ना वो एयर है, ठीक है। दोनों तरफ मीडियम कौन सा है? एयर। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर लाइट फॉल हुई, ठीक, क्या होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ पार्ट सीधी चली जाएगी, सीधी चली गई, ठीक है। ये सीधी जाने वाली बनाई बेटा मैंने, ठीक है। अब सोचो कि यहाँ से जो रोशनी आ रही है इसमें से इसका थोड़ा पार्ट ऊपर भी तो चला है, थोड़ा पार्ट वापस भी तो चला गया होगा। सर तो ये इस आपने, बोलो बोलो। ये सर आपने ग्लास स्लैब कुछ बनाया क्या फिर? मैंने ये थिन फिल्म बनाई है बेटा, अच्छा ठीक है ठीक है। ये मैंने बिल्कुल थिन फिल्म बनाई है। ये देखने में मोटा लग रहा है पर फिर समझा नहीं पाऊंगा ना, ज्यादा पतला बना दूंगा तो, ठीक है समझ ठीक रहे है। हो। हाँ तो देखो यहाँ से ये एक रोशनी आ रही है, ये वाली जो मैंने मानी ये सीधी सीधी चली गई, और ये जो मैंने माना ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड है। ये वाली जो फिल्म है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड फिल्म, मतलब ये रिफ्लेक्टेड वेव है। आप ऐसा कहो कि ये वाला जो ब्लू वाला जो मैंने बनाया ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है। इसी का अलग नहीं है बेटा, ये इसका ही रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है। अब देखो सर, अब ये, हाँ सर एक डाउट है सर। बताओ सर बताओ। जैसे मान लो कोई लाइट आ रही है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो सर तो आप कह रहे हो कि वो एब्जॉर्ब भी होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हाँ पे, बिल्कुल सर उसकी फिर इंटेंसिटी कम क्यों नहीं होती रिफ्लेक्टिंग पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद? बेटा, बहुत कम एब्जॉर्ब होती होगी फिर, तो मतलब क्योंकि अगर इंटेंसिटी, देखो अगर 50% एब्जॉर्ब हो जाएगी ना तो इंटेंसिटी सीधी आधी हो जाएगी। हाँ सर, हाँ ये होगा, तो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम तो होगी ना फिर? बिल्कुल होगी। मतलब वो जिस तरह से एब्जॉर्ब, जितना एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, जितनी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी ना उतनी हाँ उससे जो बची हुई होगी उतनी इंटेंसिटी होगी। अब मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि आधी एब्जॉर्ब हो गई तो आधी इंटेंसिटी तो बचेगी, 1/4 यस सर, एब्जॉर्ब हो गई तो 3/4 इंटेंसिटी बचेगी। तो वो यस सर। एब्जॉर्प्शन कई बार बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना जहाँ बहुत कम होता है, तो इस वजह से अच्छा वो निगलेक्ट कर इंटेंसिटी, देते हैं। हाँ तो तुम्हें दिखता नहीं इंटेंसिटी में डिफरेंस, ठीक अच्छा है। बट सर अगर हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन कराए लाइट का, जैसे सर मान लो 3 लाख बार रिफ्लेक्ट कराए लाइट को, तो ऐसा हाँ कुछ हाँ तो बहुत कम हाँ, हो जाएगा तब तो फिर। तो निपट जाएगी बेटा, तुम्हें दिखेगी, दिखेगी ही अच्छा, नहीं उसके बाद लाइट तो। अच्छा ठीक है हाँ सर। इतने रिफ्लेक्शन के बाद तो लाइट तुम्हें दिखेगी नहीं खुद ही। अच्छा ठीक है सर। हाँ नहीं दिखेगी, चलो ठीक है बेटा। तो देखो अब मैंने क्या बोला कि ये तो एक यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, ये इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई। देखो बेटा एक ही रे बना रहा हूं मैं, उसे मैं जगह जगह पे बना रहा हूँ। अब ये तो सीधी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे टकराने के बाद भी तो रिफ्लेक्ट होगी बेटा, मतलब रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ टकराने के बाद भी तो रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी बताओ। सर नीचे वाले सरफेस कह रहे हो? हाँ, नीचे वाले सरफेस पे भी तो होगी ना रिफ्लेक्ट, हाँ। होगी बिल्कुल होगी, देखो हो गई। वो लाइट कैसे बट करोगे सर, बेटा। हाँ सर बट आपने तो कहा था कि लाइट जब डेंसर मीडियम से टकराती है, बट सर यहाँ तो वो पहले ही डेंसर मीडियम में, तो वो उसी मीडियम में हो रहा है। तुम समझे नहीं मेरी बात, मैंने बोला था कि जब डेंसर मीडियम से टकराती है तो फेज डिफरेंस आता है। हाँ रेयरर से टकराएगी तो भी रिफ्लेक्ट तो होगी ना बेटा, वो किसी भी सरफेस की बात करी ना मैंने, कि किसी भी सरफेस पर लाइट टकराएगी तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा। हाँ सर। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अभी मैंने पाथ डिफरेंस के बारे में कुछ थोड़ी बोला तुम्हें। अच्छा ठीक है। हाँ अभी मैंने पाथ डिफरेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला बेटा। हाँ अब देखो क्या है कि ये एक तो लाइट ऐसी आई सीधी, ठीक है, और फिर ये वापस चली गई यहाँ से, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है मेरी, ठीक है। और फिर ये जो सीधी आ गई है यहाँ, अब यहाँ से ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई बेटा, ये यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हुई ना, तो ये वाला इस पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट हुआ ये कौन से मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ बताओ, ये रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ। और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हुआ ये किससे हुआ, डेंसर मीडियम से हुआ। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे। जी सर। तो अब देखो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो सकता है वो किसके किसके बीच में हो सकता है,
कि एक तो इन दोनों के बीच में हो सकता है, एक इन दोनों के बीच में हो सकता है और एक इन दोनों के बीच में हो सकता है। यही 3 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। सोचो, मैं वो बना देता हूँ, ठीक है, मैं इसे अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ बेटा। देखो, जैसे ये हमारी ओरिजिनल लाइट थी, ठीक है, ये पहले रिफ्लेक्शन के बाद वाली लाइट है, और ये जो है ये क्या है, ये दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद वाली लाइट है, ठीक है सर। ठीक है। और है सब एक ही, ऐसा नहीं, ये नहीं है कि ये अलग अलग हो जा रही है आगे जाके, नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए अलग अलग बनाया बेटा, ठीक है। तो देखो, ये रोशनी ऐसे आई और ये यहाँ से टकरा गई। अब इंटरफेरेंस जो होगा ये किस में हो सकता है, देखो, एक तो ओरिजिनल और R2 में हो सकता है इंटरफेरेंस, बोलो हाँ बोलो सर। बेटा। यस सर। बिल्कुल, किसके किसके बीच में हो सकता है, पहला मैं कह रहा हूँ, पहला केस जो मैं कह रहा हूँ वो किसके किसके बीच का कह रहा हूँ बेटा, ओरिजिनल एंड R2, मतलब ओरिजिनल रे जो है हमारी और R2 रे जो है हमारी, इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्शन। सर सरफेस 1 पे कह रहे हो आप कि यहाँ पे होगा इंटरफेरेंस? यहाँ पे, हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पर कह रहा हूँ मैं, इस वाले सरफेस पर, इस वाले इंटरफेस पर मैं कह रहा हूँ रिफ्लेक्शन, सॉरी इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस, हाँ। हाँ, तो अब देखो, ये रे आई और ये रे, बेटा सोचो कि जो ये सीधी चली गई तो इस पॉइंट पर कोई फेज डिफरेंस, कोई पाथ डिफरेंस नहीं आया। हाँ सर। अब यहां से रिफ्लेक्ट हुई तब भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं आया, आया क्या? हाँ नहीं नहीं सर। बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों रे के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कौन सा है, एक ये इधर गई और फिर वापस आई, तो टी गई हाँ और टी वापस आई, जी सर। टी गई और टी वापस आई, तो कितना वो हुआ, पाथ डिफरेंस कितना हुआ O और R2 के बीच में, जी। कितना हुआ, 2T होगा सर। कितना हुआ बताओ? 2T टू सर। टी 2T बेटा या 2 म्यू टी? अच्छा, म्यूटी आएगा ना? म्यू टी आएगा ना, क्यों आएगा म्यू टी हाँ, बताओ? क्योंकि लाइट क्योंकि सर वो चलेगी, अलग मीडियम में है ना, तो म्यूटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बिल्कुल, और इंटरफेरेंस हो रहा है एयर में, ये जो लाइट हाँ है, हाँ, ये चल रही है किसमें, म्यू मीडियम के रिफ्रैक्टिव, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में, तो ये लाइट जो है ये सीधी गई और वापस आई, तो ये 2 म्यू टी ज्यादा चली ना बेटा। ठीक है सर। तो अगर तुम ओरिजिनल और इसके बीच में अगर तुम इंटरफेरेंस की बात करो तो फिर ये डेल्टा एक्स जो है वो 2 म्यू टी हो जाएगा, ठीक है। पर एक्चुअली पता है बेटा, हम दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब जनरली हमें जो केसेस बोले जाते हैं वो कौन से केसेस बोले जाते हैं पता है, वो बोले जाते हैं एक इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है। तो मैं दूसरा केस लेता हूँ, किसके किसके बीच का बेटा, दूसरा केस में किसके किसके बीच का ले रहा हूँ, R1 R1 R2। एंड R2, बिल्कुल सही, R1 और R2 के बीच का, ठीक है। तो अब बताओ कि पाथ डिफरेंस कितना होगा R1 और R2 के बीच का। अब देखो, ये तो यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो म्यूटी गई, होगा क्या? नहीं। तो 2 म्यूटी तो होगा ही होगा बेटा, हाँ हाँ। 2 म्यूटी तो होगा ही होगा, हाँ, वो म्यू तो वहीं से, हाँ, तो अब ये 2 म्यूटी चली और फिर ये λ/2 ज्यादा भी तो चला, मतलब ये टकरा के जो वापस जा रही है तो इसमें फेज डिफरेंस आया ना बेटा, ये हाँ सर, आगे ठीक है। सही है, λ/2 आगे हो गया ना। तो हम्म। ये वाली जो है हमारी ये 2 म्यूटी चली, और ऊपर वाली दूसरी वाली जो रे है वो कितनी चली, मतलब ऐसे कहूंगा मैं कि जब अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ डेल्टा एक्स की, तो डेल्टा एक्स जो होगा वो किसके किसके बीच में होगा, किसके किसके बीच में होगा डेल्टा एक्स बताओ? एक तो मतलब R1 वाली जो रे है वो, अब सोचो कि ऊपर अगर ये कहीं पर इंटरफेरेंस हो जाता है बेटा, सोचना ध्यान से देखना एक बार, है ना, कि अगर मैं मान रहा हूँ कि ऊपर कहीं इंटरफेरेंस हो भी जाता है तो ये R1 और ये R2 बराबर ही चलेगी ना, हाँ यहाँ के बाद हाँ इस सर। फेज के बाद दोनों बराबर चलिए, तो उससे पहले के पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले ये वाली जो रे है ये 2 म्यूटी ज्यादा चल गई पहले, तो ये वाली 2 म्यूटी ज्यादा चल गई, और ये R1 जो रे है बेटा, ये रे कैसे है, ये जो सीधी आ रही है और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये रे, तो इस हाँ ये सर। में भी एक λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा बताओ? तो -λ/2 लिखेंगे हम, ये हमारा फिर क्या सर होगा,
हमने केस 1 में जो वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हुई है तो वहां क्यों नहीं चेंज? अच्छा, वहां पे मीडियम सेम था ना मेरे ख्याल से। ये रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है ना बेटा, इसलिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा। यहाँ पर ये डेंसर मीडियम से हो रही है, ठीक इसलिए है। हमने यहाँ पर लिखा। अच्छा, रेयर से हो रही है इसलिए नहीं लिखा ना। हाँ, रेयर से हो रही है क्योंकि इधर एयर और ऊपर भी एयर ना, दोनों तरफ एयर है ना बेटा। हाँ हाँ ठीक है सर। समझ आई बात अपने को या नहीं आई बताओ? कोई परेशानी इसमें किसी को? सर फिर 1 मिनट रुकना सर। हाँ, रुका हूँ मैं। बेटा जी ने लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। और बाकी एक आधी चीजें और बताता हूँ। देखो बेटा, जैसे अगर मैं तुमसे ये बोलूँ, जैसे एक और पन्ना लेता हूँ, ठीक है? सुनना ध्यान से बेटा, ठीक है? अच्छी चीज है ये सब, है ना? मतलब अच्छी तो क्या ही है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल। और जेई कभी भी चूकता नहीं है बेटा इससे सवाल पूछने में, ठीक है? तो वो कभी भी पूछ लेता है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है ना कि अच्छे सवाल बनते हैं इसके। तो एक ये भी बात है। देखो, एक बार ये यहाँ टकराई, ठीक है? तो टकराएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी एक बार टकरा के, ठीक है? और फिर एक कुछ पार्ट इसका सीधा चला गया, और जो जो टकरा के जो वापस गया वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये वाली, ठीक है? अच्छा, अब देखो, अब ये यहाँ टकराया। अब यही रे टकराने के बाद क्या होगा बेटा, वापस जाएगा क्या? बताओ मुझे। जी सर। अब ये भी सीधा जाएगा। अब ये बाहर भी जा सकता है, इसका कुछ भाग तो बाहर भी जा सकता है। तो ये टकराया, अब यहाँ से भी ये वापस टकरा जाएगा क्या? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये वापस हाँ टकरा के फिर वापस भी तो जा सकता है इधर। फिर वापस यहाँ से हाँ टकरा के सर। ये इधर जा सकता है ना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होते जाएंगे ना बेटा, वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो अब थोड़ी देर के बाद हमें कुछ जीरो देखने को मिलता है ना, कोई भी इंटेंसिटी देखने को नहीं मिलती। सर ठीक सेम पाथ है? पे ही हो रहे हैं ना ये? हाँ, ये सेम पाथ पे ही हो रही है। तो सर यही पूछा लगता है मैंने। सेम पाथ पे ही हो रही है बेटा, सेम पाथ की ही तो बात कर रहे हैं हम। ठीक है? तो ये बातें हैं, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, है ना? अच्छी चीजें हैं, इसके सवाल आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, तो सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो देखो, इन्हीं दोनों रेस के बीच में हम मेन रिफ्लेक्शन, ये इंटरफेरेंस की बात करते हैं, ठीक है? एक तो ये हमारा हो गया R1 और ये हो गया हमारा R2। ये दोनों सेम ही लाइन पर है ना बेटा। तो एक तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, और ये एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। मतलब एक्चुअल में मैं ये कह रहा हूँ कि एक लाइट यहाँ से पहले ही, मतलब एक तो रोशनी ऐसे आ रही है, ठीक है? एक रोशनी ऐसी आ रही है, तो एक रिफ्लेक्ट होके यूं जा रही है, और एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है। इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस लिखो। समझ रहे हो मेरी बात? एक रोशनी जो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, और एक जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई। वही तो, ये R1 कौन सा है बेटा? R2 कौन सा है जो यहीं से रिफ्लेक्ट होके चली गई, और R1 कौन सा है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई? समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। बिल्कुल। तो यही है थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ठीक है? ओके सर।